तमाम मेहमान आ चुके थे। अब्बास खुद आलियान और अहमद के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। जिस वक्त उसने अचानक आलियान और अहमद को अपनी शादी का सरसरी सा बताया और वलीमे की तकरीब की दावत दी तो वो दोनों तो शौक में ही आ गए थे। अभी भी ना बताता, एक दो बच्चे पैदा करके फिर डबल न्यूज़ दे देता कि तुम लोग चाचू भी बन गए। आलियान जब से आया था अब्बास को ऐसी ही जली कटी सुना रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर अब्बास और अहमद का जानदार कहकहा बुलंद हुआ था। यार बस कर अब, शुक्र कर हमारे दोस्त के चेहरे पर शादी के बाद मुस्कुराहट तो आई है, हमें और क्या चाहिए। अहमद ने आलियान के कंधे पर हाथ रखकर अब्बास के मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखते हुए कहा, अच्छा अब समझ आई कि तू इतना खुश खुश क्यों रहने लगा था, हमारी भाभी के बारे में सोचकर मुस्कुराता रहता था, है ना। आलियान जांचती निगाहों से अब्बास को देखते पूछने लगा था। हाँ यही बात है, अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा तो अहमद और आलियान ने दाद देती निगाहों से एक दूसरे को देखा। भाई हमें तो बस तेरी खुशी चाहिए, शुक्र है भाभी। आलियान इस बार अब्बास के गले लगकर खुशदिली से बोला। लो भाभी भी आ गई। अहमद ने दुल्हन को दूर से आते देखा तो उन दोनों को भी मुतवज्जो किया। पीच कलर की नफीस काम से आरास्ता मैक्सी पहने हल्के मेकअप समेत हुरा का नाजुक सा वजूद जैसे खिल उठा था। जब अब्बास की निगाहें उस पर पड़ीं तो पलटना ही भूल गईं। वो मबहूत सा खड़ा हुरा को देख रहा था, जबकि हुरा ने भी अपने सामने खड़े अब्बास को देखा, जो ब्लैक 3 पीस में अपनी पूरी वजाहत के साथ खड़ा उसका हाथ थामने को आगे बढ़ रहा था। यू लुक स्टनिंग जानम, हुरा के कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहते हुए अब्बास ने उसका कपकपाता हाथ अपने मोहब्बत भरी गिरफ्त में नरमी से ले लिया, जबकि अब्बास के तारीफ़ी अल्फाज सुनकर हुरा निगाहें झुकाए सरशार हो गई। ये बातें बाद में करना, पहले हमें अपनी भाभी से मिलने दो। अब्बास को छेड़ने के अंदाज में आलियान ने कहा तो अब्बास ने उसे घूरा, जबकि हुरा ने ज़रा सी निगाहें उठाकर आलियान को देखा। अस्सलामुअलैकुम भाभी। अहमद ने एहतराम से हुरा को देखकर सलाम किया और फिर आलियान ने भी सर को खम देते हुए हुरा को सलाम किया, जिसका जवाब हुरा ने सर को हिला कर दिया। हुरा को उन दोनों के अंदाज में कहा गया भाभी लफ्ज़ बहुत पसंद आया। अभी तो मैंने आपको आपके शोहर के बहुत से राज बताने हैं। क्या चीज़ है आपका शोहर, कितनी लड़कियां इसके पीछे हैं, इस पे ख़ास नज़र रखनी है आपने। आलियान अहमद को आंख मारता शोख अंदाज में हुरा से कह रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर हुरा के मुस्कुराते लब सुकड़ गए। उसे बेसाख्ता नूरे का ख्याल आया। अब्बास ने बगौर हुरा का उतरा चेहरा देखा। हुरा ये मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हुरा की नम आंखों को देखते हुए अब्बास ने फ़ौरन कहा तो हुरा ने डगमगाई हुई आंखों से अब्बास को देखा। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा सरदार साहब, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आलियान ने अब्बास को देखते हुए कंधे उचका कर कहा, यार शी इज़ सो इनोसेंट, वो तेरे मजाक को सच समझ लेंगी। अब्बास ने आलियान को घूरते हुए कहा तो आलियान और अहमद ने चौंक कर हुरा को देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप हैं। हुरा की जानिब अपनी जेब से रुमाल निकाल कर बढ़ाते हुए अब्बास ने धीमी आवाज़ में कहा, जी भाभी, आलियान को तो आदत है मजाक करने की। अहमद ने भी अब्बास की बेचारी सी शक्ल देखते हुए कहा, जी मैं तो अब्बास को तंग कर रहा था, मजाक के बगैर। असल बात तो ये है कि आपका शोहर इंतहाई शरीफ इंसान है, कोई बुरी आदत तक नहीं है इसमें। ऐसे बंदे 100 में से 200% मिलेंगे आजकल के ज़माने में। इस मर्तबा आलियान ने सच्चे दिल से अब्बास की तारीफ़ करते हुए कहा तो अहमद और आलियान ने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि इतनी शराफत की उम्मीद आलियान से तो नहीं की जा सकती थी। वैसे अब्बास तू भी बहुत लकी है, बिकॉज़ ऐसी इनोसेंट बीवी भी आजकल के ज़माने में नहीं मिलेगी। आलियान ने बुलंद आवाज़ में अब्बास को कहा तो हुरा ने अब्बास के मुस्कुराते चेहरे को देखा। वो अपने ऑफिस में कुर्सी की पुष्ट पर टेक लगाए आंखें मूंदे बैठा था। जब से वो अब्बास के वलीमे की तकरीब से आया था तब से उस लड़की की सुर्ख आंखें, वो उदास चेहरा उसे भूल ही नहीं रहा था। आसमानी रंग के हल्के काम वाले जोड़े में दुपट्टा सर पर ओढ़े वो सुर्खो सफ़ेद रंगत वाली लड़की, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही उदास भी थी। आलियान ने कभी लड़की के बारे में इतना नहीं सोचा था जितना वो उस उदास खूबसूरत चेहरे वाली लड़की के बारे में सोच रहा था, जो उसे महज चंद लम्हों के लिए दिखाई दी थी। फिर तो वो सारी तकरीब में उसे ढूंढता रह गया था, मगर वो उसे फिर नज़र नहीं आई थी।
मगर वो कल से न जाने क्यों बेचैन हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ लड़की एक सूरत में आती थी, वो भी गर्लफ्रेंड की हैसियत से, वरना तो उसे अपनी माँ की शक्ल भी याद नहीं थी। बचपन से उसे सिर्फ बाप का रिश्ता मिला था, या फिर उसकी ज़िंदगी में अब्बास और अहमद जैसे दोस्त थे जो भाइयों से भी बढ़कर थे। अब्बास और अहमद की अच्छी सोहबत का असर था कि अब आलियान कम ही बुरे कामों में पड़ता था, बल्कि अब तो अपने बाप के बिजनेस को भी हैंडल कर रहा था। हसीन मगर उदास लड़की, आंखें मीचे ही आलियान के लबों ने हरकत की थी। वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्या नाम है उस लड़की का, मगर आलियान ने उसे यही नाम दे दिया था और अब वो अपनी उस हरकत पर मुस्कुरा भी रहा था। जब तक उस उदास लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट ना देख लेता, उसके बेचैन दिल को करार नहीं आना था। कुछ सोचता हुआ वो अपना कोट उठाकर अपने ऑफिस से निकलता चला गया। अब्बास काफ़ी दिनों से शहर नहीं आया था। कॉल पर उसने कुछ दिन हवेली ही रहने का बताया था। आलियान ने कुछ सोचते हुए गाड़ी का रुख अब्बास के गांव की सिमत किया। सारे रास्ते वो उसी उदास लड़की के बारे में सोचता रहा, मगर जब हवेली पहुंचकर वो गाड़ी से निकला तो अब ये परेशानी हुई कि अब्बास से उस लड़की के बारे में कैसे पूछेगा। वो तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था, जाने अब्बास उसको जानता भी होगा या नहीं। वो अब्बास से उस लड़की का किस तरह पूछेगा। साहब आप मर्दान खाने में बैठें, सरकार को पैगाम भिजवा दिया है, वो आते ही होंगे। एक मुलाजिम ने निहायत मुअद्दब होकर आलियान को कहा, तो आलियान बगैर कोई जवाब दिए उस वसी और अरीज खूबसूरत कदीम हवेली को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। जब उसकी निगाह ऊपर एक खिड़की के खुले पट पर पड़ी और आलियान के कदम वहीं ज़मीन में जम गए, मगर आलियान को खुली खिड़की के पास खड़ी उस उदास लड़की को देखकर खुशगवार हैरत हुई। बेइख्तियार उसके लब मुस्कुराए, मगर वो लड़की पर्दे बराबर करके वहाँ से ओझल हो चुकी थी और यकदम आलियान को बेचैनी ने आन घेरा। अभी तो वो उसे मिली थी और एक लम्हे बाद ही फिर से खो गई। साहब चलें? मुलाजिम ने उसे एक ही सिमत खड़े देखकर ज़रा बुलंद सी आवाज़ में पुकारा, तो आलियान ने चौंक कर उसे देखा और फिर बंद खिड़की को देखा, मगर वहाँ अब वो मौजूद नहीं थी। मायूसी से आलियान ने सर झटका और हवेली के अंदर जाने की बजाय अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। वो मुलाजिम हैरत ज़दा उसे गाड़ी हवेली से ले जाता देखता रह गया। ये क्या कह रहे हैं बाबा सरकार आप? सरदार शेरदिल की बात सुनकर अब्बास ने अफसोस से उन्हें देखते हुए पूछा। वो दोनों उस वक्त हवेली की बैठक में मौजूद थे। मुलाजिम ने उसे आलियान की आमद की खबर दी थी, तभी वो यहाँ आया था, मगर आलियान मिले बगैर वापस चला गया था और अब बाबा जान ने जो उसे बात बोली थी उसे सुनकर अब्बास बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। अब्बास मैं फिर से अपनी बात दोहरा दे, सरदार पुरसकून अंदाज में बोले थे, क्योंकि वो जानते थे अब्बास उनका फर्माबरदार बेटा है। वो उनकी बात से कभी इनकार नहीं करेगा। हम चाहते हैं तुम्हारी और नूरे की शादी मज़ीद ताख़ीर के बगैर जल्द अज जल्द हो जाए। वो अब्बास के हैरत ज़दा तासुरात देखते हुए फिर से बोले, जबकि अब्बास ने उनकी बात सुनकर नफ़ी में सर हिलाया। बाबा सरकार मेरी शादी हो चुकी है, अब्बास ने धीमे अंदाज में जताते हुए कहा। तो सरदार शेरदिल मुस्कुराए। हम जानते हैं बेटे, वो तुम्हारी नज़र में शादी है, मगर हमारी नज़र में कोई हैसियत नहीं इस रिश्ते की, हतमी अंदाज में वो बोले थे, जबकि अब्बास को शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो उनकी सोच नहीं बदल सकता। किसी की नज़र में मेरे और हुरा के रिश्ते की हैसियत हो या ना हो, मेरे खुदा के नज़दीक बहुत है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब्बास ने खफा से लहजे और अंदाज में कहा, आप जितने भी दलाइल दे दें, मगर ये बात फरामोश नहीं हो सकती कि वो लड़की खून बहा में आई है। इस मर्तबा ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा, जबकि उनके अल्फाज अब्बास के दिल में चुभे थे। हुरा के लिए ऐसे अल्फाज सुनना बिलाशुबा उसके लिए मुश्किल था। बाबा प्लीज़, अब्बास उस लड़की की कभी भी नूरे जैसी हैसियत नहीं हो सकती। नूरे हमारा खून है, हमारे छोटे भाई की इकलौती बेटी, बचपन से तुम्हारे नाम से मंसूब है वो बच्ची। दुश्मन की बेटी के साथ इंसाफ करते करते क्या तुम उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी करोगे जिसने बचपन से तुम्हारे अलावा किसी को सोचा तक नहीं? सरदार शेरदिल की आवाज़ करख थी, जबकि उनके लहजे में नूरे के लिए दुख था। ये आपको पहले सोचना चाहिए था बाबा सरकार। हुरा के साथ आप ही ने मेरा निकाह करवाया था। उस वक्त आपको अपने भाई की औलाद का ख्याल नहीं था? न चाहते हुए अब्बास तल्ख हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस 2 टके की लड़की को बीवी मान लोगे, वो खासी हकारत से बोले थे, जबकि अब्बास ने बमुश्किल उनके अल्फाज बर्दाश्त किए थे। बाबा सरकार, जब निकाह हुआ है तो बीवी वो बन गई ना मेरी।
اگر ان کے حقوق میں کوتاہی کروں گا تو خدا کے آگے جواب دہ ہوں میں۔ الفاظ چبا چبا کر ادا کرتا وہ مٹھیاں بھینچے گویا ہوا تھا۔ اس کو ٹھکرا کر کیا خدا کے آگے جواب دہ نہیں ہوگے تم؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے سوال کر رہے تھے۔ نورے چچا سرکار کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے بابا سرکار۔ میرا نورے کے ساتھ اگر نکاح ہوا ہوتا تو بے شک وہ میری ذمہ داری ہوتی، مگر ہرا میری ذمہ داری ہے کیونکہ ہرا میری بیوی ہے۔ اس لیے میں ہرا کے ساتھ ہوئی زیادتی کا خدا کے آگے جواب دہ ہوں۔ کسی اور کی وجہ سے میں اپنی بیوی کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ عباس جیسے جیسے بولتا جا رہا سردار شیر دل کا غصہ بڑھتا گیا۔ کیسی حق تلفی؟ اتنا تو سر پر چڑھا لیا ہے تم نے اس لڑکی کو۔ وہ پھر سے دھاڑے تھے۔ میں نے انہیں سر نہیں چڑھایا، بلکہ میں جو بھی کرتا ہوں ان کے لیے وہ فرض ہے میرا اور ان کا حق ہے۔ عباس ہنوز سنجیدگی سے دھیمی آواز میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ تو عباس آپ میرے فیصلے سے انکار کر رہے ہیں؟ دبے دبے غصے سے وہ بولے تھے۔ میں آپ کی کسی حق بات سے انکار نہیں کر سکتا بابا سرکار، مگر میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا۔ عباس ان کے غصے کو دیکھتا نہایت پرسکون ہو کر گویا ہوا۔ آخر مسئلہ کیا ہے دوسری شادی میں؟ میں کون سا تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ اس بار وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ عباس کے ارادے انہیں پختہ لگ رہے تھے۔ مگر میں پھر بھی نہیں کر سکتا بابا سرکار، عباس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھاڑے۔ وجہ؟ بس نہیں کرنا چاہتا۔ عباس نے چند الفاظ میں ہی بات ختم کر دی۔ تم خاندانی اصولوں کو جانتے ہو نا؟ نورے کی تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اپنے فرما بردار بیٹے کو دیکھتے وہ بہت کچھ باور کرواتے ہوئے بولے تھے۔ میں محض آپ لوگوں کے پست اور بے بنیاد بنائے گئے اصولوں کو مانتے ہوئے تو ہرگز آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ عباس صاف گوئی سے بولا۔ سردار شیر دل نے عباس کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر نورے تمہارے نام سے ساری زندگی حویلی میں بیٹھی رہے گی اور تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرتے پھرنا۔ وہ خاصے جتاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ عباس نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا سرکار، آپ بے بنیاد باتوں کو اپنے خاندان کے اصول کی شکل دے کر مجھے نورے سے شادی کرنے کے لیے اکسا کر غلط کر رہے ہیں۔ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، بلکہ آپ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، انہیں خاندانی اصولوں کی بھیٹ چڑھا کر۔ بلا شبہ وہ نرم انسان تھا، نورے کے لیے دل میں کبھی کوئی خاص جذبات تو نہیں رکھتا تھا، مگر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اگر فکر ہے نورے کی تو شادی کیوں نہیں کر لیتے تم اس سے؟ کیونکہ اب خاندان میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور خاندان سے باہر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عباس کو نورے کی فکر میں بولتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگے تو عباس نے لب بھینچ لیے۔ آپ کے بنائے گئے اصول کی داستان سن کر تو اب میں کبھی بھی ان سے شادی نہیں کروں گا۔ بات کرتے ہوئے عباس اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کا جذبات سے عاری انداز دیکھ کر سردار شیر دل ٹھٹک گئے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سردار سرد انداز میں پوچھا گیا۔ جی۔ عباس یک لفظی جواب دے کر آگے بڑھ گیا، مگر سردار شیر دل کے الفاظ سن کر عباس کے قدم تھم گئے۔ یہ بات یاد رکھنا، نورے کے ساتھ ہوئی زیادتی کے ذمہ دار پھر عباس تم ہوگے۔ عباس کی پشت کو دیکھتے وہ تلخ انداز میں گویا ہوئے۔ مجھے یقین ہے بابا سرکار، آپ اپنے بھائی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ عباس بغیر مڑے بولا تھا اور اپنی بات مکمل کرتا وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ پیچھے کھڑے سردار شیر دل اپنے لب بھینچ کر رہ گئے۔ بہت دنوں سے عباس اس کے پاس حویلی میں ہی تھا اور کس قدر اس کا خیال رکھتا تھا۔ ہرا کو اپنی خوش نصیبی پر قطعی یقین نہیں آتا تھا۔ کیا اتنے دکھوں کے بدلے میں ایسا صلہ بھی ملتا ہے؟ عباس سے ملی اتنی محبت اور عزت کی وجہ سے ہرا عباس سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ وہ اب عباس سے اپنا ہر دکھ بانٹنے لگی تھی، جس کے بعد عباس محض اسے گلے لگا لیتا اور اسے رونے دیتا۔ جب وہ خاموش ہوتی تو عباس محض مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتا۔ اب عباس کی بدولت ہر طرح سے اسے حویلی میں آسائشیں مل رہی تھیں۔ حویلی کے ملازم سے لے کر سردار بی بی تک کوئی اسے منہ برابر نہ کہہ سکتا تھا، مگر ہرا جانتی تھی سردار بی بی کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا، اور پھر نائمہ بھی زبان سے تو کچھ نہ بولتی، مگر اس کی آنکھوں کی چبھن ہرا کو محسوس ہوتی۔ زندگی کی اتنی تلخیاں سہنے کے بعد وہ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھ چکی تھی، جانتی تھی کہ حویلی کے تمام مکین دل میں اس کے لیے قطعی گنجائش نہیں رکھتے۔ یہ صرف عباس کا ساتھ ہے جس کی وجہ سے کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہرا بی بی، یہ پھل کھا لیں، سردار نے سختی سے کہا ہے، اس وقت آپ کو پھل دینے ہیں۔ وہ اس وقت عباس کا انتظار کرتے کرتے کمرے سے باہر نکل آئی تھی جب ناہید مؤدب سی
ट्रे में एक बॉल रखे उसके सामने खड़ी थी जिसमें 4-5 तरह के फल क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए थे। हुरा ने एक नज़र बॉल को देखा और दूसरी नज़र नाहिद को। वो पहले कितना जुल्म करती थी उस पर और अब ऐसे ख्याल रखती थी उसका जैसे उसके अलावा उसका कोई काम ही ना हो। और इसी तरह कभी कुछ लेकर हाजिर हो जाती तो कभी कुछ लेकर आ जाती और इतने मुअद्दब होकर कहती कि अब हुरा का दिल उसकी तरफ से बिल्कुल साफ़ हो चुका था। सरकार कहाँ है? हुरा ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अपना सवाल पूछा। वो जी बड़े सरकार के साथ हैं, नाहिद ने बाअदब कहा तो हुरा ने सर हिलाया। बीबी आप कमरे में चलकर ये खा लें वरना सरकार मुझ पर गुस्सा होंगे। नूरे को हुरा की सिमत आता देखकर नाहिद ने अपनी समझदारी से काम लेते हुए हुरा को कमरे में भेजना चाहा, क्योंकि नूरे अगर हुरा को कुछ बुरा बोलती तो अब्बास ने उस पर गुस्सा करना था, क्योंकि डॉक्टर ने हुरा को हर तरह की परेशानी से दूर रहने का सख्ती से कहा था। मगर इससे पहले हुरा कमरे में जाती नूरे उसके करीब पहुंच चुकी थी। सरदार बीबी के कमरे में चाय दो जाकर तुम, हुक्मिया अंदाज में नाहिद को देखकर कहती। अब नूरे हुरा की जानिब मुड़ी थी। हुरा भी उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुकी थी। बीबी मैं हुरा बीबी को कमरे में छोड़ आऊँ फिर दे आती हूँ, नाहिद ने सर झुका कर कहा। आप जाएं, मैं चली जाऊंगी रूम में। नाहिद की बात सुनकर हुरा ने फ़ौरन कहा और नूरे को देखने लगी जो खुद भी उसी की जानिब मुतवज्जो थी, जबकि नाहिद फ़ौरन जी कहती वहाँ से जाने लगी जब नूरे ने उसे पुकारा। सुनो जी बीबी, नाहिद ने सर झुकाए कहा। छोटे सरदार कहाँ हैं? नूरे ने नाहिद से पूछा तो बेसाख्ता हुरा के बढ़ते कदम थमे। वो एक पल को वहीं खड़ी हो गई। बीबी वो बड़े सरदार के साथ हैं। नाहिद ने चंद कदमों के फासले पर खामोश खड़ी हुरा की जानिब चोर निगाहों से देखा। नूरे हुरा को नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई, मगर हुरा वहीं बेहिसो हरकत खड़ी थी जब नाहिद ने उसे पुकारा। हुरा बीबी। नाहिद के पुकारने पर हुरा चौंकी और सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो बीबी जी कमरे में चलें? नाहिद ने हुरा के बेचैन चेहरे को देखते हुए पूछा। हुरा दूर जाती नूरे को देखकर गायब दिमागी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। यार तू हवेली आया था और मिले बगैर ही वापस चला गया, सब खैरियत थी ना? अब्बास आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था जब उसने आलियान को कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगा लिया। आलियान के कॉल पिक करते ही अब्बास ने सवाल किया तो एक पल को आलियान बौखला गया। यार तू इतने दिन से आया नहीं तो तेरी याद आ गई, लेकिन फिर कॉल आ गई डैड की तो बस ऑफिस पहुंचना था, जल्दी में बहाना बनाते हुए आलियान ने कहा तो अब्बास खामोश हो गया। अहमद से कोई बात हुई तुम्हारी किसी केस के बारे में? अब्बास को आलियान का बात बनाना महसूस हुआ था, तभी तशवीश होने पर पूछा। नहीं, मेरी केस के बारे में तो अहमद से कोई बात नहीं हुई। सब ठीक है ना? कुछ पता चला है क्या? अब्बास की बात पर आलियान चौंका और फिर परेशानी से पूछने लगा। नहीं, वो एक्चुअली मेरी काफ़ी दिनों से अहमद से आबी के केस के मुतालिक बात नहीं हुई, इसलिए तुमसे पूछा। आबी के जिक्र पर अब्बास के दिल में फांस सी चुभी। वो बोझल कदम उठाता एकदम रुक गया क्योंकि नूरे उसे अपने करीब आती दिखाई दी थी। चल अच्छा, बाद में बात करता हूँ, अलविदाई कलमात कहता वो कॉल काट चुका था। अस्सलामुअलैकुम। नूरे के सलाम करने पर अब्बास ने सर हिलाया और निगाहों का रुख दूसरी सिमत कर लिया। वो मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। नूरे अब्बास को देखती हुई फिर से गोया हुई। जी बोलें। अब्बास ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे इजाज़त दी। मुझे मास्टर्स में एडमिशन लेना है, ताया सरदार नहीं मानेंगे, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। नूरे ने दुपट्टा सर पर दरूस करते हुए धीमी आवाज़ में कहा। अब्बास की मदद से ही उसने पढ़ाई जारी रखी हुई थी, वरना ख़ानदान की लड़कियों को कहाँ इजाज़त थी। वो अब्बास से कहती थी, फिर वो सरदार शेर दिल से इजाज़त ले देता था। अभी भी सारे मसाइल को एक तरफ रखते हुए नूरे ने अब्बास से मदद लेने का सोचा था, क्योंकि वो जानती थी कि अब्बास की सपोर्ट के बाद कोई कुछ नहीं कहेगा। आप बेफिक्र रहें, मैं फॉर्म ले आऊँगा, बाबा सरकार मना नहीं करेंगे। अब्बास ने नरमी से कहते हुए सरसरी निगाह नूरे पर डाली। थैंक्स। नूरे शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ गई तो अब्बास भी कदम बढ़ाने लगा। अब्बास कमरे में दाखिल हुआ जहां हुरा कमरे में तेज तेज चक्कर काट रही थी। हुरा की इस हरकत पर अब्बास के माथे पर बल पड़े। वो मोबाइल जेब में रखता हुरा की जानिब बढ़ा। हुरा क्या हो गया है? हुरा की कलाई थाम कर उसे रोकने को आगे बढ़ा, मगर हुरा अचानक आवाज़ पर डर से पीछे होने लगी, जिस पर उसका पाँव मुड़ा। इससे पहले कि वो गिरती
अब्बास ने उसकी कमर नरमी से अपने शिकंजे में ली और निहायत नरमी से पूछा, जबकि हुरा यकदम अब्बास की आमद पर बौखला गई। आप? अब्बास के सवाल पर हुरा खामोश हो गई। उसे अब एहसास हुआ कि अब्बास के इतना ख्याल और एहतियात के बावजूद भी वो अभी क्या लापरवाही कर चुकी है। नदामत के बायस उसने सर झुका लिया। इट्स ओके, रिलैक्स रहें। हनूज लहजा और अंदाज नरमी लिए हुए थे। अब्बास के इस कदर नर्म रवैये पर बेसाख्ता आंसू हुरा की आंखों से बहने लगे। अब इसमें रोने वाली क्या बात है? कोई बात नहीं। ये सोचा करें कि आपके वजूद में एक बहुत नन्ही सी जान है, बस ख्याल किया करें। लहजा और अंदाज हनूज नरमी लिए हुए था, मगर इस मर्तबा अब्बास की आवाज़ थोड़ी बुलंद थी। I'm सॉरी, हुरा ने हिचकियाँ भरते हुए कहा तो अब्बास ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए तो हुरा उसकी गिरफ्त में ज़रा सा कसमसाई। अब क्या हुआ? आप इतने अच्छे कैसे हैं? क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है? आपको कभी गुस्सा नहीं आता? अब्बास के चेहरे को करीब से देखती वो भीगी आवाज़ में पूछने लगी। ऐसा नहीं है कि हुरा नूरे की वजह से परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि अब्बास उसके साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करेगा। हाँ, बेचैन हुई थी, मगर अब्बास के इतने नर्म रवैये पर वो चाहकर भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जो उसके और अब्बास के दरमियान कशीदगी पैदा कर दे। अब मैं अपनी तारीफ़ अपनी ज़ुबान से कैसे करूं? आपने कर दी, इतना बहुत है। अब्बास ने चेहरे पर शरारत सजाए कहा तो हुरा मुस्कुराने लगी। खैर ये बताएं सीधी तरह, कोई मसला तो नहीं है ना? किसी बात की कोई परेशानी? अब्बास जानता था हुरा का उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं, और वो हर तरह से हुरा का ख्याल रखता था ताकि हुरा बेझिझक होकर कोई भी बात या परेशानी उससे बांट सके। तभी निहायत नरमी से दोबारा पूछा, जिस लड़के के नसीब में आप जैसा हमसफ़र हो उसका हर दर्द हर दुख मदावा हो जाता है। जानते हैं क्यों? हुरा के सवाल करने पर अब्बास ने भवें और कंधे उचकाए। क्योंकि आप खूबसूरत सवाब हैं जो खुदा ने इम्तहानों के समर के तौर पर मुझे दिए हैं। अब्बास का हाथ अपने हाथ में लेती हुरा खुश दिली से बोली, जबकि अब्बास मुस्कुराते चेहरे समेत उसे देख रहा था। मुझे खुदा से बहुत शिकवे थे। मेरे बाबा और माँ जब मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अपने मरने की भी दुआ करती थी। रुंधी हुई आवाज़ में बोलते हुए हुरा चंद लम्हों के लिए रुकी, जबकि अब्बास के मुस्कुराते लब सुकड़े, मगर खुदा का बेइंतहा शुक्र अदा करते हुए अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये कहते हुए हुरा ने अब्बास के कंधे पर सर टिका दिया। अब्बास को पल पल एहसास होता था कि हुरा ने किस कदर महरूमी और सख्ती की ज़िंदगी गुजारी थी। हुरा मेरी जान, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ हूँ। अब्बास ने हुरा के गिर्द अपने बाजू हाइल करते हुए मोहब्बत से कहा।